नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि। तो दोस्तों, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कृषि की परिभाषा बता रहा हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे एक ही प्रकार के अनेक मात्रा में उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कृषि। ठीक है, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे एक ही प्रकार के अनेक मात्रा में उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कृषि कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, गेहूँ का पौधा एक ही प्रकार का होता है और अनेकों पौधा उगाया जाता है, मतलब कुछ सीमित क्षेत्र में अनेकों पौधों को उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, मतलब ऐसे प्रकार कितने, मतलब कि छोटे छोटे पौधे हैं जो कि एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शायद आप लोगों को कृषि की डिफिनेशन मैंने जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जहाँ पर छोटे छोटे पौधे एक ही प्रकार के अनेक मात्रा में उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो दोस्तों चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर मतलब कि क्या दिया है इसमें, मतलब किन किन कृषियों के बारे में दिया है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक ना, मतलब ये यही कह रहा है कि इसकी 2/3 भाग, मतलब कि भारत की जितनी जनसंख्या है वो कितनी है, कृषि कार्य के लिए संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब क्या करा है कि कृषि हमारे लिए एक खाद्यान्न उत्पन्न करती है। सही बात है, अगर कृषि नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या, वही कृषि होती है। गेहूँ, चावल, जौ, मटर, टमाटर, ये सब कृषि है ना, तो यही सब अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग उसको खाएंगे क्या, यही इसी बात को यहाँ पर कह रहा है। यह खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मतलब यह क्या करा है कि कृषि जो है, जो खाने योग्य होता है भी उसका भी प्रयोग किया जाता है और जो मतलब कृषि से कच्चे माल भी बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? क्या आप लोग कुछ ऐसी कृषियों के बारे में नाम बता सकते हैं जो कि उद्योग में काम होते हैं लेकिन वो कच्चा माल होता है? तो दोस्तों आप लोग इसको सोच के आइएगा, हमें बता दे रहे हैं कि जैसे में पटसन होता है, पटसन यानी पटुआ, तो पटुआ की खेती क्या होती है, कच्चा माल पटुआ से उत्पन्न होता है और उसको कारखानों में ले जाया जाता है। और दूसरा क्या है, कपास, जो कपास होता है वो भी कच्चा माल है, उसको कारखानों में ले जाया जाता है जैसे में कि कपड़ा बनता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2 बता दिया और इसके बाद आप लोग अपने आप ढूंढिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कृषि के प्रकार, मतलब कृषि के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में समर्थन परिवर्तन हुआ है। मतलब यह कह रहा है यहाँ पे कि जो कृषि है हमारे देश की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। ठीक है, पिछले वर्षों, हजारों वर्षों से लोग क्या करते हैं, कृषि करते आ रहे हैं। ठीक ना, मतलब कृषि करना हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है, वो हमारी एक रीति रिवाज बन गया है कृषि करने का। ठीक ना, वही यहाँ पर बताया गया है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। ठीक ना, मतलब यही कह रहा है कि जीवन को निर्वाह करने से लेकर कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार से कृषि यंत्र अपनाए गए हैं। ठीक ना, मतलब यहाँ पर यही कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत के, मतलब जिससे खेती किया जाता है उसको अनेक यंत्रों के द्वारा अपनाया गया है। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, जैसे में कि अब वर्तमान समय में कृषि करने के लिए विभिन्न यंत्र क्या हैं, पहले तो हल चलते थे लेकिन अब वर्तमान समय में ट्रैक्टर से भी खेती हो रही है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। दिया है दोस्तों यहाँ पे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यह क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब कि इस प्रकार कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। ठीक ना, मतलब कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब क्या करा है, जीवन को निर्वाह करने के लिए कैसी कैसी कृषि होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में भी की जाती है, मतलब अभी भी इस प्रकार की खेती कुछ भागों में की जाती है भारत की, यही बता रहा है यहाँ पे। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक ना। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डावों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, ठीक है। मतलब यही कह रहा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि मतलब कि अपने परिवारों की मदद से या फिर समुदायों की वजह से, और खुदाई की मतलब छोटी छोटी लकड़ियों से खुदाई करके, यानी छोटे छोटे जो खेत बनाए जाते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब कि जो यह इस प्रकार की कृषि की जा रही है ना, वह किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के परिस्थिति पर निर्भर करती है कि यदि बारिश होगी तो कृषि होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभिक कृषि आपको समझ में आई, क्या कह रहा है प्रारंभिक कृषि। अब आगे क्या दिया है यहाँ पर दिया है कि यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, ठीक ना। मतलब जो इस प्रकार की कृषि की जाती है ना, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? उसको हम लोग नाम दिए हैं दहन। उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? दहन प्रणाली कृषि दिए हैं। उसका नाम हम लोग क्या दे दिए हैं? दहन प्रणाली कृषि दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें? किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, ठीक ना। मतलब किसान मतलब कि जो भूमि है, जो भी भूमि है छोटा मोटा, उसको क्या करते हैं? पहले साफ करते हैं और उस पर अपनी फसल को उगाते हैं, ठीक ना। यह बात यहीं पर बताई गई है। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब यही कह रहे हैं कि जो भी किसान थे छोटे छोटे, वह किसी भूमि का छोटा सा भाग पहले टुकड़ा साफ कर लिया करते थे, और जब वो वहाँ पे साफ कर लिया करते थे तो वहाँ पर अपनी 1-2 साल अपनी खेती कर लिया करते थे। जब खेती करते थे उसी में, तो उनकी उस खेत की उर्वरकता नष्ट हो जाती थी, तो क्या करते थे कि उस खेती को छोड़ देते थे और फिर जाते थे दूसरे जगह पर, किसी अन्य दूसरे फील्ड को साफ करते थे, और साफ करने के बाद वहाँ पर फिर से खेती करने लगते थे, ठीक ना। तो आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक ना। मतलब कि पहले के लोगों को क्या था, मतलब इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वह लोग ऐसा प्रकार की खेती करते थे, और इसी प्रकार की खेती बहुत सभी लोग करते थे। मतलब इसी प्रकार की खेती सभी लोग करते थे। और जो इस प्रकार की खेती है, इसको अलग अलग राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? उत्तर पूर्वी राज्य में, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में इस कृषि को मतलब क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो क्या बताया गया है दोस्तों यहाँ पे? जैसे में पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मतलब कि इस प्रकार से जो भी खेतियाँ होती हैं, असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, इस प्रकार की खेती को कौन सा खेती कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया है? मणिपुर में पामलू, ठीक ना। मणिपुर में लोग क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो झूम खेती है, ठीक ना, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे में जो छोटे छोटे किसान थे, वह किसी फील्ड को साफ करते थे, वहाँ पे जो भी लकड़ियाँ थी उनको जला देते थे, और जलाने के बाद वहाँ पर अपनी खेती कर लिया करते थे, ठीक ना। तो अब उसके बाद हम लोगों को तो समझ में आ गया कि मतलब जो भी किसान थे अपने खेत में जाते थे, छोटा सा टुकड़ा साफ करते थे और वहाँ पे अपना खेती 1-2 वर्ष खेती करते थे। जब उस मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती थी तो वहाँ से चले जाते थे। जो भी इस प्रकार की खेतियाँ होती थी अलग अलग राज्यों में, उनके अलग अलग नाम पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला कृषि क्या है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला दिया है गहन जीविका कृषि, ठीक ना। गहन जीविका कृषि मतलब क्या होता है? परिषद माध्यम, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है परिषद माध्यम, मतलब गहन कृषि जीविका, ठीक है दोस्तों। गहन कृषि जीविका क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, मतलब जो गहन जीविका कृषि है,
इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर संख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक ना। मतलब जहाँ पर भूमि मतलब जहाँ पर जमीन की संख्या का दबाव अधिक होता है, यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मतलब यही कह रहा है जहाँ पर अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होता है, ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग होता है और अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का प्रयोग होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। गहन कृषि हम लोग उसी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। क्या दोस्तों इस प्रकार की जो खेती की जाती है आप भारत में उन राज्यों के नाम बता सकते हैं। आप लोग इसको ढूंढ कर लाइएगा, ये आप लोगों का HW है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसके बारे में, ठीक ना दोस्तों। अब आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभपत्र हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करा है, स्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद हो जाता रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या दिया है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण, मतलब किसान के पास और कोई जब रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेगा, सीमित भूमि के अधिकांश पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है, ठीक ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर गहन कृषि जीविका क्या कर रहा है कि लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब गहन कृषि को समझिए आप लोग जल्दी से। मतलब देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए वो लोग ये जानते थे ना कि यदि ज़्यादा भूमि को साफ कर लेंगे, यदि ज़्यादा भूमि पर कृषि उगाएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा फसल उत्पन्न होगी, ठीक ना। लेकिन वह लोग उसमें रासायनिक का मतलब डलबे नहीं करते थे, रासायनिक उर्वरक, तो क्या होता था, थोड़ा मोड़ा होता था और कहते थे कि ज़्यादा फसल होगा इसमें, इसलिए वह लोग इस प्रकार की खेती को अपनाएं, ठीक ना, दूसरी बात। और तीसरी प्रकार की क्या आती है दोस्तों वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण हैं। जो वाणिज्यिक कृषि है इस प्रकार की कृषि के क्या है, मुख्य लक्षण है। आधुनिक निवेशों जैसे में अधिकतर पैदावार देने वाले बीज, ठीक है, अधिकतर पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है, ठीक ना। मतलब क्या करा है कि जो आधुनिक निवेशों जैसे में जो लोग पहले के ज़माने में अधिक प्रकार की खेती करते थे वह लोग कैसे करते थे, मतलब वह लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते थे। जो उनकी फसल थी, मान लीजिए कि आलू की फसल बो दी है, अगर उस पर कीटनाशक लग गए तो यदि उस पर दवा नहीं छिड़का जाएगा तो कीटनाशक नहीं मरेंगे, तो क्या होगी कि आलू की फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक ना। यदि उस पर हम लोग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग छिड़कवा देते हैं तो वह क्या होगा, उस पर जीवाणु मर जाएंगे और हमारी आलू की खेती बहुत अच्छी होगी, ठीक ना। तो क्या करा है यहाँ पे, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, ठीक ना। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, ठीक ना। यही करा है। मतलब कुछ राज्यों में जैसे में कि अलग अलग, मतलब कि कहीं कहीं पे उसका फसल ज़्यादा उत्पन्न होता है और कहीं कहीं पर कम उत्पन्न होता है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर पता है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है और उड़ीसा में चावल एक जीविका नामक एक फसल है, ठीक है दोस्तों। अब शायद आप लोगों को यह समझ में आया होगा, मतलब वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। अब आगे क्या दिया है दोस्तों, रोपण कृषि के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जैसे में कि यहाँ पर दिया है कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक खेती है, मतलब ठीक ना। तो रोपण कृषि यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, रोपण कृषि। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोपण कृषि कहते किसे हैं, ठीक है। मतलब जिन कृषियों को रोपा जाता है, मतलब कि धान को रोपा जाता है, ठीक ना। और ये जो ईख होती है गन्ना, उसको भी रोपा जाता है, पानी में लोग छप्पा मार के रोपते हैं उसको, तो वह किस प्रकार की खेती हो गई, रोपण कृषि हो गई, ठीक ना दोस्तों। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, ठीक है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र एकल फसल बोई जाती है, ठीक ना। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में केवल एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि
के बीच एक अंतरपृष्ठ है, ठीक ना। मतलब यह कह रहा है जो भी रोपण कृषि होती है वह एक लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक ना, और उसको हम लोग उद्योगों में भी प्रयोग करते हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब यही कह रहा है कि जो भी रोपण कृषि होती है, ठीक है, जो रोपण कृषि होती है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और उसको उगाने में बहुत से ज़्यादा मेहनत लगता है और उसमें मजदूर भी लगते हैं। और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उसको कच्चे माल के तौर पे कारखानों में भेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गन्ना, ठीक है दोस्तों। गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, मतलब कि इस प्रकार की कौन अत्यधिक फसल है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे में गन्ना है तो गन्ना में क्या होता है, गन्ना को लोग भेज देते हैं मिल में, और जब मिल में भेज देंगे तो उसका क्या बनाया जाएगा, चीनी बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या दिया है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। भारत में चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। देखिए भाई, जो रोपण फसल है भारत में भी बहुत से ऐसे फसल हैं जिसको हम लोग रोपते हैं। चाय हो गया, चाय को हम लोग रोपते हैं। काफ़ी है, काफ़ी को भी रोपते हैं। रबड़ हो गया, रबड़ की खेती जो टायर वायर बनता है उसी को हम लोग रबड़ कहते हैं। और जो गन्ना हो गया, गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है। केला हो गया, केला हम लोग रोपते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे प्रकार की बहुत से महत्वपूर्ण फसल हैं जो कि भारत में उगाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर कर्नाटक है वहाँ पर मतलब मुख्य फसल कौन कौन सी है भाई कर्नाटक की, तो चाय है और काफ़ी है, ठीक है। वहाँ की फसल कौन सी है, रोपण चाय और काफ़ी है, ठीक ना। चूँकि रोपण फसल में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, मतलब जो रोपण कृषि होती है ना वो उत्पादन के लिए अधिक बिक्री मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, इसको देख लेते हैं यार दोस्तों। इसमें आगे दिया है जैसे इसके लिए विकास में परिवहन और संचार संसाधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक ना। मतलब क्या कर रहा है कि जो भी रोपण कृषि होती है ना उनके लिए मतलब कि जो परिवहन है, मतलब जो भी चालक हैं और जो भी मतलब कि संचार व्यवस्था है, संसाधन है, संबंधित बाजार महत्वपूर्ण उसमें भी योगदान देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक हम आपको दिखा दें, जैसे में उत्तर भारत में लोग किसकी खेती करते हैं, तो भाई उत्तर भारत में लोग बांस की खेती करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बांस बनाया गया है, यहाँ पर जितने भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना यह बांस की कृषि है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोपण कृषि किसे कहते हैं और रोपण कृषि कैसे उत्पादन किया जाता है और रोपण कृषि का लोग कैसे प्रयोग करते हैं और उसको कारखानों में कैसे लोग ले जाते हैं और उसका कच्चा माल से नया उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को यह रोपण कृषि के बारे में समझ में आया होगा। अब चलते हैं शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये किसके बारे में बता रहा है हमको, यह क्या कर रहा है भाई शस्य प्रारूप, आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है, ठीक ना। यह क्या कर रहा है कि आपने जो है भारत की विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं के बारे में तो अध्ययन किया ही होगा, ठीक है, किया होगा ना दोस्तों आपने। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूप से प्रतिबंधित होता है, ठीक ना। मतलब यही कह रहा है कि यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, ठीक है, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। यही कह रहा है कि मतलब शस्य प्रारूप कृषि मतलब कि जो भी कृषि है रेशेदार उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे भारत में 3 शस्य ऋतुएँ हैं, ठीक ना। भारत में कितने शस्य ऋतुएँ हैं भाई, जो 3 ऋतुएँ हैं जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। जैसे हम दिया है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है दोस्तों। तो मतलब अब इनको 3 भागों में तो बांट दिया है। इसको कैसे जानेंगे कि कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है और कौन जायद की फसल है, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे रबी की फसल, ठीक है। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में, जो भी रबी की फसलें हैं हमारी उनको शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, ठीक ना। जो भी रबी की फसलें हैं उनको शीत ऋतु में बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर माह में, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है, ठीक ना। और ठंडियों के मौसम में मतलब ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से हल्का हल्का ठंडा रहता है और हल्का हल्का गर्मी रहता है, उसे हम लोग ग्रीष्म बोलते हैं, जून के माध्यम में काट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों।
इसमें आगे क्या दिया है, जैसे में कि जो इसकी एग्जाम्पल है, जैसे में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, कुछ मतलब कि ऐसे मुख्य रबी की फसलें हैं। ठीक है, मतलब रबी की फसलें मतलब कि जो कि अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून में काट लिया जाती हैं। जैसे में कि गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट में कर लीजिए क्योंकि मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। आप लोग इसको नोट में भी कर लीजिए और अपने किताब में भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, यद्यपि ये फसलें देश के कुछ विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में। जैसे मतलब यह जो फसल है ये कहाँ कहाँ बोई जाती हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मतलब यह फसल यहाँ इस राज्य में बोई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे में गेहूँ और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, मतलब कि जो गेहूँ है और अन्य रबी की फसलों के लिए जो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विभूषों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में रही क्रांति की फसल सफलता का भी उपयुक्त रबी की फसलों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है दोस्तों, मतलब यही करा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग में हरित क्रांति की सफलता का कुछ उपयुक्त रबी फसलों में कुछ वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जब यह मतलब कि रबी की फसलों में जब वृद्धि हुई तो किसी कारण हुई, तो उस समय हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति के कारण क्या हुई, फसलों में अनेक प्रकार से वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे अब रबी की फसल देख लिए, अब खरीफ की फसल को देखते हैं। खरीफ की फसल क्या करता है, मतलब इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगम के साथ बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, मतलब यही कह रहा है दोस्तों यह कि जो भी खरीफ की फसलें हैं वो मानसून के आगमन मतलब वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार मतलब इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं जैसे में कि चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। ठीक है दोस्तों, मतलब यही कह रहा है कि जो भी फसल सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं और मतलब कि बोई जाती हैं तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे, खरीफ की फसल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, खरीफ की फसल में हमारा आ जाएगा चावल, आ जाएगा मक्का, आ जाएगा ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से सेकंड देख लेते हैं कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा उत्पादन होता है इनका। ठीक है दोस्तों, तो क्या चावल की मुख्य खेती असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के विशेष कोंकण तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। मतलब कि जो चावल की कृषि है ना, मतलब चावल की जो कृषि होती है वो कहाँ कहाँ होती है दोस्तों, तो असम में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, उड़ीसा में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, तेलंगाना में होती है, तमिलनाडु में होती है और केरल और महाराष्ट्र के केरल में भी कुछ होती है और महाराष्ट्र के कुछ विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर, और हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है और बिहार में भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से जो चावल है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल का मतलब दर्जा प्राप्त कर लिया है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। मतलब कि जो है असम और पश्चिम बंगाल का जो ये इलाका है इसमें धान की कौन सी प्रजातियाँ बोई जाती है, मतलब धान की कौन सी प्रजातियाँ बोई जाती है उसके बारे में दिया है यहाँ पे। आस बोई जाती है, अमन एक धान की प्रजाति होती है जो कि बहुत ही पैदावार होती है, क्योंकि हम लोग यूपी में भी अमन धान ही लोग अत्यधिक मात्रा में लोग अमन धान की लोग खेती करते हैं। ठीक ना, और जो आस है और बोरो है इसकी भी हम लोग अत्यधिक करते हैं, मतलब खेती करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। मतलब कि अब जायद फसल किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मतलब कि जायद फसल किसे कहते हैं,
तो जायद फसल मतलब जो रबी की फसल बोई जाती है और जो खरीफ की फसल बोई जाती है उसके बीच में जो भी हमें गैप मिलता है, जितने महीने का गैप मिलता है उसमें जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में क्या हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है, मतलब कि देखिए, मतलब जो भी रबी और खरीफ की फसलें बोई जाती हैं दोस्तों, जब उनको बोई जाती हैं तो उनके बीच में जो भी समय मिलता है, कुछ महीने का समय मिलता है, तो उसमें जो भी प्रकार की खेतियां की जाती हैं, जैसे में कि तरबूज बो दिया जाता है, खरबूज बो दिया जाता है, कुछ सब्जियां उगा दिया जाता है, खीरा उगा दिया जाता है, ककड़ी उगा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ की फसल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक मेन पॉइंट दिया है, जो ये गन्ना की फसल होती है, यानी जो ऊख होती है, हम लोग गन्ना बोलते हैं उसको, तो उसकी फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, उसको तैयार होने में 1 वर्ष पूरा समय लग जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या दिया है, मुख्य फसलें, मतलब मुख्य फसलें क्या क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी हम लोगों को मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है यहाँ पे, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या करा है कि जलवायु के आधार पे, मिट्टी के आधार पे और कृषि के मतलब पद्धति के अंतर के आधार की मतलब विभिन्न प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे में कि मुख्य फसलें इसमें क्या क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे में मुख्य फसलें में सभी फसलें आ जाएंगी जो कि शामिल है, सम्मिलित रूप से जितनी भी फसलें हैं। जैसे में यहाँ पर दिया है चावल दिया है दोस्तों, मोटे गेहूँ दिया है, फिर मोटे अनाज दिया है, दालें दिया है, चाय दिया है, कॉफ़ी दिया है, गन्ना दिया है, तिलहन दिया है, कपास दिया है और जूट इत्यादि। मतलब ये फसलें क्या है, मुख्य फसलें हैं भारत की। ठीक है ना, मतलब ये सब क्या फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसमें कि चावल की कृषि, मतलब चावल के बारे में, मतलब चावल की कृषि के बारे में देख लेते हैं और डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं चावल के बारे में। ठीक ना, यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। ठीक ना, मतलब भारत में जितने लोग हैं वो लोग चावल को अत्यधिक मात्रा में खाते हैं। ठीक ना, और यहाँ पर दूसरा क्या दिया है कि हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करता है। मतलब जो हमारा इंडिया देश है ना, जो चीन देश है, तो उससे जो भी उत्पादन होता है उससे विश्व में दूसरा स्थान है चावल उगाने का। ठीक है दोस्तों, तब इसमें आगे क्या दिया है इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को मैप, इंडियन मैप दिखा दे रहा हूँ कि जहाँ पर चावल की प्रमुख कृषियाँ की जाती हैं। जैसे में कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे में कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रमुख क्षेत्र। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर दिया एक प्रमुख क्षेत्र दिया है और एक दिया है गौण क्षेत्र दिया है। ठीक ना, तो मतलब जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं, जो ये हल्का हल्का हरा भाग है और जो सफ़ेद भाग है, ये गौण क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र है हल्का हरा वाला। तो यहाँ पर चावल की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आगे क्या दिया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों तो यही कह रहा था कि चावल की कृषि जो है कि पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा चीन करता है और दूसरे के नंबर पर कौन करता है, भारत करता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पर चावल को उगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया है कि यह एक खरीफ की फसल है। ठीक ना, खरीफ की फसल है भाई, चावल की खरीफी की फसल है ना, जिसे उगाने के लिए, मतलब जिसको उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। यानी उसको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको तापमान चाहिए चावल की कृषि को उगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों से इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। मतलब कि जहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक ना, 100 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर नलकूपों द्वारा पानी देकर कृषि को, मतलब इस चावल को उगाया जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया है यहाँ पे, आगे दिया है दोस्तों चावल जो है, चावल है उत्तर मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ठीक ना, चावल मतलब इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब क्या करा है कि जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, इसमें तो कम वर्षा होती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे नलकूपों के कारण कृषि को अच्छा से उगा लिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है दोस्तों, गेहूँ की फसल। ठीक है, तो गेहूँ की फसल क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं क्या बताया गेहूँ की फसल के बारे में, बताया है कि गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
ठीक है। मतलब भारत में गेहूँ खाद्यान्न की दृष्टि से दूसरी से महत्वपूर्ण फसल है, जो कि देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, ठीक ना, जो कि उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75% वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब जो कि यह गेहूँ की फसल है, इसको उगाने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी आवश्यक होती है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, देश में गेहूँ उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको देख लेते हैं। दिया है उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूँ की पैदावार मुख्य राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब यही कह रहा है कि गेहूँ मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूँ की फसल अच्छी होती है, यही बात कर रहा है यहाँ पे। आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। मोटे अनाज, यहाँ पर क्या दिया है, मोटे अनाज किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, ठीक है। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। मतलब जिसमें जो मोटे अनाज है ना, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक ज़्यादा होती है। और क्या बताया गया है इसमें मोटे अनाज के बारे में, कि उदाहरण के लिए जैसे में कि रोगी में प्रचुर मात्रा, जैसे में कि रोगी मैंने इसको पढ़ दिया है। रागी में प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है, ठीक है। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसमें यही कह रहा है दोस्तों कि जो यह रागी है, ठीक ना, इससे क्या होता है कि इसमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और लोहा भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल के रूप में माने जाता है रागी को, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे क्या बताया गया है कि यह फसल, मतलब जो यह फसल है यह वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक ना। मतलब जो यह फसल है यह वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो यह मोटे अनाज की जो कृषि है, ठीक है दोस्तों, यह मतलब कि आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाती है और इसको सिंचित करने के लिए अत्यधिक मात्रा के पानी की आवश्यकता हमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं भाई, जो भी मतलब इसमें मोटे अनाज जहाँ पर उगाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे भी क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, कर्नाटक दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और मध्य प्रदेश दिया है, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे मतलब यह मोटे अनाज मतलब अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं और यहाँ पर पानी इनको कम भी लगता है। और आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। जैसे में बाजरा आप लोग देखें, जिसको हम लोग जो नरी कहते हैं भोजपुरी भाषा में, और इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है बाजरा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। जो है बाजरा होता है ना, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। मतलब जो है बाजरा है, मतलब कि महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। मतलब कि जो है क्या है, जो रागी की फसल है, किसकी फसल है, शुष्क प्रदेशों की फसल है। जो रागी है यह शुष्क प्रदेशों की फसल है दोस्तों। और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है, ठीक ना। मतलब यह इस मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य, मतलब जो यहाँ पे रागी उत्पादन किया जाता है, इसके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। कर्नाटक दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया है, सिक्किम दिया है, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश दिया है, ठीक है दोस्तों। मतलब बाजरा यहाँ पर उगाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग मक्का की फसल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन थोड़ा कर लेते हैं बढ़िया से। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, यह एक ऐसी फसल है, मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है, ठीक है।
और यह एक खरीफ की फसल है। जो मक्का है ना दोस्तों, यह किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और क्या है कि यह खाद्यान्न के लिए भी काम आती है और चारा के लिए भी काम आती है। चारा मतलब क्या आता है? जो हम लोग पशुओं को खिलाते हैं उसको चारा बोलते हैं, ठीक ना। मतलब चारा तो हम लोग अत्यधिक पशुओं को ही ना खिलाते हैं, मतलब इससे पशुओं का भी लाभ होगा और मनुष्यों का भी लाभ होगा, ठीक है। तो इसके बारे में और जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है तो आगे क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। और आप लोगों को फिगर में दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे में कि बाजरे की कृषि। बाजरे की कृषि ऐसी ही होती है, आप लोगों के खेतों में तो बोया जाता है, ठीक है ना। तो आगे इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या दिया है दोस्तों। तो जो बाजरा हमने आपको बताया कि मनुष्य भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं और उससे पशु भी फ़ायदा ले सकते हैं बाजरे से। तो मतलब बाजरे को कितने डिग्री सेल्सियस पे उगाया जाता है, मतलब बाजरे की खेती कैसे होती है और कहाँ पे होती है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, जानकारी मतलब डीप से। जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। मतलब जो बाजरे की कृषि होती है ना दोस्तों, वह क्या होती है कि मतलब कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उगाई जाती है, जो कि पुरानी जलोढ़ की मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जैसे में क्या है उगाई जाती है बिहार जैसे कुछ राज्य में मक्का रबी की शीत की ऋतु में भी उगाई जाती है, ठीक ना। मतलब बिहार जो राज्य है ना, वहाँ पे तो मतलब शीत ऋतु में भी हम लोग मक्का को मतलब उगा लेते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में भी इसको हम लोग उगा लेते हैं। टैलेंटेड राज्य है भाई बिहार, किसी भी राज्य में कोई भी फसल उगा लेगा, क्या दिक्कत है इसको। आगे क्या दिया इसमें, जैसे में कि आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। मतलब क्या करा है कि सिंचाइयों के माध्यम से कुछ अन्य अच्छे बीजों के माध्यम से जो हमारा ये मक्का था उसकी पैदावार में थोड़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यह कहाँ होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो अपने मक्के की कृषि में मक्के को मतलब कि उससे जो भी पौधे हैं इसके उससे अलग कर रही हैं। अलग करने के बाद इसको क्या करेंगे, जो मक्का है इसको अलग ले लेंगी और जो इसका जो डंठल है, इस डंठल को पशुओं को चारा के रूप में खिला देती हैं सब, ठीक ना। तो आप लोगों को शायद ये हमारा मक्के की फसल समझ में आया होगा दोस्तों। अब दाल की फसल क्या होती है, दालें, इसके बारे में देख लेते हैं। दाल की फसल कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन दालों की फसल के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। जो भारत है दालों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता वाला देश भी है, ठीक है दोस्तों। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अत्यधिक प्रोटीन दायक होती हैं। मतलब जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें दाल अधिक प्रोटीन दायक होता है, ठीक ना, आप लोग को भी पता है। जैसे मैं यहाँ पर दिया है, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसल है। मतलब ये सब क्या है, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसल है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, क्योंकि हमने रबी और खरीफ की फसल पढ़ लिया है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो दालें होती हैं उनको उगाने के लिए शुष्क परिस्थितियों में भी दालों को हम लोग उगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या दिया है, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। यहाँ पर क्या करा है दोस्तों कि अरहर को छोड़कर सभी अन्य दालें, जैसे में मटर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, जितने भी दालें हैं सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, ठीक है। इसीलिए सब लोग दाल की फसल अधिक बोते हैं, क्योंकि मिट्टी की भी उर्वरकता बनी रहे। क्योंकि दालों की फसल में से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है दालों की जड़ों में से, जिसलिए कि नाइट्रोजन से खेतों में यूरिया डाई कम मारना पड़ता है और खेतों की उर्वरकता मतलब बनी रहती है। अंततः इस फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, ठीक है। मतलब इसको मतलब कि आवर्तन मतलब कि जैसे में धान रोपे हैं अपने खेत में, धान के बाद हम लोग उसमें अगर मटर की फसल बो देते हैं तो उस खेत की उर्वरकता बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने भी फसल हैं उसमें उर्वरकता डाल देंगी जो कि उस खेत की मिट्टी में उर्वरकता बढ़ जाएगी, ठीक ना। जैसे में दिया है, भारत में मध्य प्रदेश,
भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब जो दालें हैं यहाँ पर उत्पादन अच्छे ढंग से होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मुख्य उत्पादन होता है इन दालों का। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दिया इसमें, खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें, खाद्य फसल ना, खाद्यान्नों के अलावा कुछ अन्य फसल हैं जो कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है यहीं पे कि खाद्यान्नों, जैसे में कि यहाँ बताया गया है कि जो भी खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जैसे में गन्ना, जो गन्ना है ना, जो गन्ना है दोस्तों, उसको हम लोग अपने खाद्यान्न में भी प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, उसको औद्योगिकी में भी बेचते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और मतलब इतने तापमान और 75 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। मतलब गन्ने की जो फसल है उसको उगाने के लिए हमको 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनके अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। जो यह गन्ना है, कम जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर भी इनको सिंचाई के माध्यम से उगाया भी जा सकता है और इनको अनेक प्रकार की मिट्टियों में गन्ने को हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है। तथा इसकी बुआई को से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब जो है गन्ना है ना, इसको उगाने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है और इसमें अत्यधिक मेहनत भी पड़ता है। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पन्न होता है जानते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में उत्पन्न होता है। ब्राज़ील के बाद सेकंड नंबर पे कहाँ सा उत्पन्न होता है, भारत में उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में उत्पन्न होता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना का प्रमुख राज्य उत्पादन है। ठीक ना, मतलब इस राज्यों में गन्ना की उत्पादकता मतलब अत्यधिक होती है और यहाँ पर गन्ना सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा गन्ने की थोड़ा फसल देखिए, बहुत ही खतरनाक लग रही है। गन्ने की फसल है, हालांकि हम लोग भी गन्ने की खेती करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग भी गन्ने की खेती करते हैं। आगे क्या दिया है दोस्तों, इसमें आगे दिया है तिलहन। तिलहन के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, मतलब सरसों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, जैसे में 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद 2015 में जो भारत है चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा तिलहन वाला देश था। ठीक है, सन 1500 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीनी के बाद तीसरा स्थान था। ठीक है, मतलब कि जो 2015 में तो जो तिलहन था वह मतलब दूसरा स्थान था तिलहन उत्पादन में चीन के बाद। और जो इसके बाद कौन सा एक देश आ गया 2015 में, तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र का के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक ना, मतलब देश के कुल बोए गए क्षेत्र में से तिलहन की केवल फसल कितने परसेंट उगाई जाती है, 12% उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन की फसलें हैं। मतलब ये सब जितनी भी फसल है ना, ये सब भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन की फसल है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है, इसमें से अधिकतर खाद्य हैं। मतलब इसमें जितने भी तेल वाली फसल हैं वो कौन सी फसल हैं, खाद्य फसल हैं। कौन सी फसल है दोस्तों, खाद्य फसल हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये और खाना बनाने में इन फसलों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु इसमें कुछ तेलों के बीच के से साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे मालों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिससे कि हम साबुन तेल बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे क्या दिया है, मूंगफली की फसल है। जैसे में दिया है मूंगफली की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के उत्पादक का कुल आधा भाग इसी फसल से आता है। मतलब कि
जितने भी तिलहन की कृषि होती है ना, जितने भी मतलब कि तिलहन का उत्पादन होता है, तिलहन का, वह मूंगफली का केवल % भाग ही दे पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सी फसल देती है? मूंगफली देती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों मतलब कि मूंगफली की फसल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे में कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, मतलब गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो व्यक्ति है हाथ में मूंगफली लिया है, देखिए कितना खुश लग रहा है, मूंगफली लिया है। ठीक है, यहाँ पर मूंगफली से तेल उत्पादन किया जाता है, सूर्यमुखी से उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर सरसों से भी तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें? अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है, जो अलसी है और जो सरसों है, यह कौन सी फसल है? रबी की फसल है दोस्तों। ठीक है, तिल उत्तरी तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। जो तिल है उत्तरी भारत में किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और दक्षिणी भारत में रबी की, मतलब जो है दक्षिणी भारत में रबी की अरंडी, खरीफ और रबी दोनों ही फसलें ऋतुओं में बोई जाती हैं। मतलब जो खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में या ऋतुओं में यह फसल बोई जाती है। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग चाय की खेती के बारे में थोड़ा यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चाय के बारे में क्या बताया गया है कि चाय की खेती एक रोपण कृषि है। मतलब जो चाय की कृषि है ना, वो रोपण कृषि है। चाय को हम लोग रोपते हैं, यहाँ की बोते नहीं है। ठीक ना, चाय की एक कृषि रोपण कृषि है। क्या एक उदाहरण है? यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। मतलब जो चाय है उसको हम लोग पीते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जिसे शुरुआती में अंग्रेज भारत में लाए थे। मतलब चाय को कौन लाए थे? अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। मतलब चाय जो है, चाय को तो अंग्रेज ने ला दिया भारत में, लेकिन आज सबसे ज़्यादा चाय का मालिक कौन है? भारत मालिक है। ठीक है, चाय का पौधा है ना, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में यह चाय उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वर्षा भर समान रूप से होने वाली वर्षा का बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता होती है। मतलब कि जो चाय की फसल है ना, इसमें हल्का मतलब वर्षा का भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसमें हल्का पानी इसमें लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में यही बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब हल्का इनकी पत्तियों पे बारिश भी लाना चाहिए हमको। आगे क्या दिया है दोस्तों इसमें आगे यही बताया गया है इसमें कि जो चाय है ना, चाय एक श्रम संघन उद्योग है। चाय एक श्रम संघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। मतलब इसको कुशल चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान से ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल और में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल है। ठीक ना, मतलब जो यहाँ पे चाय की कृषि होती है ना, इसको उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो असम माना जाता है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे केरल में भी चाय का भी उत्पादन अच्छे प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा आप क्या बताया गया है? इसके अलावा यह बताया गया है दोस्तों इसमें कि बताया गया है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बना है। ठीक है, यही करा है दोस्तों, सन 2015 में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बना है। ठीक है, अब चाय के बारे में तो हम लोग जान गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा कॉफ़ी के बारे में भी जान लें कि कॉफ़ी क्या होता है और यह कहाँ पर उगाया जाता है। तो दोस्तों कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविख्यात है। तो जो है कॉफ़ी है ना, अपनी गुणवत्ता बनाने के लिए विश्व में जानी जाती है। मतलब विश्व भर में जानी जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है,
जो हमारा देश है इंडिया है, इसमें कौन सी किस्म की काफ़ी बोई जाती है? तो अरेबिका किस्म की काफ़ी बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, आरंभ में यमन से लाई गई थी, मतलब यह जो काफ़ी है कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। इस किस्म की काफ़ी विश्व भर में सबसे अधिक मांग है, मतलब यह जो इस प्रकार की जो कृषि है ना, यह विश्व भर में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। ठीक है, इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूतन पहाड़ी से हुई है और आज भी इस खेती नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। मतलब जो यह कृषि है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाबा बूटन की पहाड़ी से हुई थी कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दिया इसमें? बागवानी फसलें। ठीक है दोस्तों, क्या दिया? बागवानी फसलें क्या क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं इसमें कि बागवानी फसलों के बारे में क्या यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों सन 2015 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। मतलब बागवानी फसल मतलब फलों के बारे में बता रहा है, जो फलों की कृषियाँ होती हैं, सब्जियों की कृषियाँ होती हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर के चेरापूंजी मेघालय के संतरे, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले, मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु में जो केले पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय में अनानास पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। मतलब इनकी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मांग है दोस्तों। अब इसमें आगे क्या दिया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए आप लोग जरा, भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब भारत में यह सब प्रमुख रूप से उत्पादन क्षेत्र हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं थोड़ा सा अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अखरोट, सेब, अनार, मतलब क्या है, यह अखरोट है, यह सेब है, यह अनार है। यहाँ पर मतलब इनकी फसल अच्छे ढंग से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ दिया, हम लोग तो खाद्य फसल के बारे में पढ़ लिए, जो फसल हम लोग खाते हैं उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब अच्छे जानकारी हो गई हम लोगों को कि मूंगफली खाद्य फसल है, गेहूँ खाद्य फसल है, चना, जौ, मटर, टमाटर, ये सब खाद्य फसल हैं। अब उन फसलों को पढ़ेंगे जो अखाद्य हैं, मतलब अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अखाद्य फसलें क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। रबड़, जो रबड़ है ना वो कौन सी फसल है? अखाद्य फसल है। ठीक ना, तो रबड़ कौन सी फसल है? अखाद्य फसल है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। जो रबड़ है ना वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी यह फसल उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब ये जो रबड़ की फसल होती है ना दोस्तों, इसको उगाने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की हमको आवश्यकता होती है। और जहाँ तक की बात आती है तापमान की, तो तापमान की कितनी आवश्यकता होती है इसको? तो 25 डिग्री सेल्सियस की इसकी तापमान होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे क्या दिया है, मतलब कहाँ पर यह उगाया जाता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जो रबड़ है ना वह कच्चा माल है, इसको कंपनी में ले जाया जाता है, यानी फैक्ट्री में ले जाया जाता है, तब तो वहाँ से रबड़ अच्छे ढंग से बन पाता है। वही इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसके मुख्य रूप से जो राज्य हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो कौन से राज्य हैं? दोस्तों? तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और मेघालय है। और गारो पहाड़ियों की, मतलब गारो जो एक पहाड़ियाँ है, जो कि एक गारो पहाड़ियाँ है, और इसमें जो जैसे कि दो और पहाड़ियाँ हैं, जैसे में कि एक होता है गारो खासी जयंतिया, एक ट्रिक है पहाड़ियों को याद करने के लिए। तो यहाँ पर भी अधिक मात्रा में रबड़ उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को रबड़ की फसल कैसे उगाया जाता है, कितने तापमान पे उगाया जाता है, और इसको उगाने के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस वर्षा की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि रेशेदार फसलें क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर दिया है रेशेदार फसलें। ठीक है दोस्तों, मतलब रेशेदार फसल में, उसमें रेशेदार फसल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हमको जानना आवश्यक है। तो जिस फसल में रेशा होता है उसको हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं यहाँ पर कुछ अनेक बातें दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर दिया जैसा है कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। मतलब कि जो भारत में मुख्यतः रूप से 4 प्रकार की रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, जो कि कपास है, जूट है और सन है और रेशम है। ठीक है दोस्तों, इसमें इस फसल को उगाने के लिए कौन कौन प्रकार की मिट्टी की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और चौथे रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त होता है। ठीक ना, इसमें यही करा है कि कुछ फसल हैं जो कि मिट्टी से उगाई जाती हैं, और कुछ फसल जो होती हैं इसमें कि कुछ कीड़ों मकोड़ों की सहायता से हमें उत्पादन होता है। जैसे में पटसन, जो पटसन है उसकी हम लोग कृषि तो कर देते हैं, लेकिन उसको तालाब में फेंक देते हैं ना, तो उसमें जो भी कीड़े रहते हैं उन कीड़ों की वजह से जब वो सड़ता है, बैक्टीरिया के कारण सड़ता है और उसको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, तो उससे हम लोग जो भी काम करते हैं, रस्सी उस्सी बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को रेशेदार जो जितने प्रकार की फसलें हैं उसके बारे में अब हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग अगली जो है फसल उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कपास माने क्या होता है, मतलब कपास की फसल। यहाँ पर दिया है कपास, और हम लोग शुद्ध भाषा में बोलें तो उसको रुई बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, मतलब क्या है, कैसे उसको हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है भारत को कपास के पौधे का मूल माना जाता है। मतलब जो है कपास है, कपास कहाँ का पौधा है दोस्तों, तो कपास भारत का एक मूल प्रकार का पौधा है। ठीक है दोस्तों, सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, मतलब जो है कपास है यह एक प्रकार से कच्चा माल है जो कि सूती वस्त्र में हमें बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3य स्थान है। मतलब जो है कपास है ना, कपास भारत को उगाने में कौन सा स्थान है, तो कपास भारत को उगाने में 3य महत्वपूर्ण स्थान हमें प्राप्त होता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खुली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है दोस्तों, यह एक किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। और इसे मतलब कपास के बारे में, मतलब खरीफ की फसल तो है ही कपास, और इसे क्या कहते हैं, और इसे पककर मतलब जो है कपास की फसल है, और इसको पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ठीक ना, जो है कपास की फसल है इसको पककर कितने समय लगते हैं, तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब कपास मतलब इस राज्य में अनेक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दिया इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों जूट, क्या दिया है, जूट। तो जूट की फसल क्या होती है, कैसे उगाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। दिया है जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब जो यह जूट है इसको क्या कहा जाता है, एक सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक ना, तो जो यह जूट है ना, इसको बाढ़ के दौरान में उगाई जाती है। ठीक ना, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसकी बाढ़ के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है ना। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने की जाती है। ठीक ना, मतलब यही करा है, जो जूट होता है इसको बाढ़ के मतलब जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है उसमें इसकी खेती की जाती है, और इसको बढ़िया तापमान भी मिलता है। और जो यह जूट होता है इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इससे क्या बनाया जाता है, बोरिया बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है, तंतु बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की अच्छे अच्छे डिजाइनदार वाली वस्तुएं इनसे हमको बनाने को मिलती है। ठीक ना, इनकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इनकी मांग कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, मतलब इससे जो होता है ना कि हमारे बाज़ार में एक नायलॉन आ गया है, नायलॉन, तो नायलॉन की उपलब्धता के कारण इसकी कीमत थोड़ी कम है बाज़ार में। ठीक है, इसके बारे में यही सब बातें बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें आगे क्या दिया है, जैसे मैं कि अब अगले हेडिंग के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रौद्योगिकी और कुछ संस्थागत सुधार दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे में कि हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकी मतलब जो भी कारखानों से जो बनाई जाती हैं, जो भी इन कृषि को करने के लिए हमें सुविधा मिलता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्ष से की जा रही है। हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों शुरुआत में ही कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, ठीक है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन का प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता रहा। मतलब कि हमारे देश में तो हजारों वर्षों से कृषि हो ही रही है, लेकिन क्या है कि कुछ कृषि यंत्रों के द्वारा हम लोग अच्छे प्रकार से कृषि नहीं कर पाते थे। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, मतलब कृषि को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अब क्या दिया है, तथा इसकी गति मंद हो जाती थी। मतलब जो भी फसल होती थी वह कम पैदावार होती थी। सिंचाई के संसाधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में भी अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर यही करा है कि अब हमारे भारत में मतलब कि तो अब तो सिंचाई की प्रबंध भी हो चुका है। अनेक प्रकार से नहर, तालाब, कुएं बड़े खोदे जा चुके हैं, नलकूपे भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ इलाकों में प्राकृतिक के मामला में भी उर्वरकता निर्भर करती है, ठीक ना। यही बताया गया है यहाँ पे। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। मतलब बढ़ती हुई जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके लिए तो भाई यह एक खतरा का कारण बना ही है, चुनौती है उसके लिए। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान कराने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। मतलब जो 60% जो लोग हैं ना भाई, वह कृषि पर तो निर्भर ही नहीं है और उनमें सुधार लाने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, मतलब जो है संस्था, मतलब जो है कृषि है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारे खेत हैं उनकी चकबंदी के सुरक्षा के लिए क्या लाया गया, सहकारिता तथा जिम्मेदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सहकारिता समिति को भी इसी में ला दिया गया और जिम्मेदारियों को, मतलब उसकी जो भी सहकारिता जिम्मेदारियाँ थी, प्राथमिकता दी गई थी, उनको समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे। इसके बारे में यही सब बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या दिया है, यहाँ पे आगे यह दिया है कि दोस्तों जैसे में कि आगे तो यहाँ पे यह बात बताया गया है, जैसे में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। मतलब भूमि को सुधारना हमारा प्रथम जब पंचवर्षीय योजना लाया गया था तो उसमें भूमि को सुधारना हमारा क्या था, मुख्य लक्ष्य था। मतलब मुख्य लक्ष्य था हमारा क्या, भूमि को सुधारना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य भूमिका का लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा सकती रही है थी। चकबंदी करना इसका अनिवार्य था, ठीक है। मतलब इस भूमि का चकबंदी करना भी हमें अनिवार्य ही था, ठीक है। आगे क्या दिया इसमें कि भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसको लागू करने में ढील की गई। मतलब जो भी भूमि के दौरान कानून बनाए गए उसमें कुछ ढिलाइयाँ भी की गई थी। क्या इसमें 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की सुधारों की शुरुआत की। पैगेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, पर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए
फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारिता समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्थित दुर्घटना बीमा योजना को लाया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, जैसे मैं PAIS की शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के से शोषण बचाने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य पर कुछ महत्वपूर्ण फसलों को के लाभदायक मूल्यों पर सरकार घोषणा करती है। मतलब यही करा है कि किसानों के लिए कुछ टेक्नोलॉजी की सुविधा भी लाई गई यहाँ पे, और उनके लिए TV में न्यूज़ भी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। मतलब जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक ना, जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। कृषि के योगदान में अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत में यह 2010 और 11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और जीविका का साधन थी। मतलब कृषि के बारे में यही यहाँ पे बताया गया है। और आगे क्या दिया है दोस्तों इसमें, जैसे में कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निर्वात है। ठीक ना, अब आगे क्या दिया इसमें, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सक सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विकास विज्ञान और में अनुसंधान और विकास को वरीयता दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बताया गया है। अब आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से यह करना पड़ रहा था, सामयिक उर्वरकों में सहायकी कम से करने के उत्पादन लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयकर घटने से भी देश के कृषि हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, मतलब उसी के कारण रोजगार घट रही हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया है उदाहरण, जैसे देख लेते हैं, वैश्वीकरण और कृषि का प्रथम प्रभाव। ठीक ना, तो कृषि जो भी वैश्वीकरण है, कृषि का प्रथम प्रभाव क्या पड़ा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेशक काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मामले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में सम्मिलित हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्रों उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म कपास की उपलब्धता पर फली फूली। अपने 1971 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इन क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा, तो दोस्तों जो नील था ना वह कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। ठीक ना दोस्तों, 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसी बात के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे क्या दिया है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। आज भारतीय कृषि दोराहों पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। ठीक है,
हरित क्रांति ने लंबे चौड़े वायदा किया, परंतु आज यह कोई विवादों से घिरी हुई है। आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अत्यधिक प्रयोग लाभभ्रांतों से सूख गए और जैविक विविधता लुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। आज जिन क्रांति संकेत शब्द हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है, ठीक ना, मतलब यही करा है दोस्तों। हम आपको इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ के बता रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। जो आपको समझाने वाला था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसको बस जल्दी से आप लोग पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया है इसमें, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। कार्बनिक कृषि का आज अत्यधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में नियमित रासायनिकों के बिना की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इसलिए इन पर पर्यावरण का प्रभाव कोई नकारात्मक नहीं पड़ता है। कुछ शास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है, ठीक है दोस्तों। भारत में लगभग 33.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। मतलब भारत में इतने करोड़ लोग क्या हैं, भूमि पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से औसतन आधा हेक्टेयर से भी कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्वर्जन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलों उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके कारण साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों, जटरोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार से कीमती फसलें उगाई उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।